आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेना को खुली छूट देने के बाद आज पीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। सीसीएस की मीटिंग में क्या होने वाला है? भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, देर रात एलओसी पर फिर की फायरिंग। विशाखापट्टनम के सिंहाचलम मंदिर में हादसा, दीवार गिरने से 7 लोगों की गई जान। कनाडा में ट्रम्प फैक्टर से करनी बने पीएम, जाने टैरिफ विलय की धमकी से 3 महीने में कैसे पलट गई बाजी। 7000 मीटर से ज्यादा पर्वत चढ़ने वाले को ही परमिशन, नेपाल लाएगा एवरेस्ट पर चढ़ाई के सख्त नियम। पहलगाम पर तनातनी के बीच सऊदी अरब ने इस मसले पर दी पाक को सख्त वार्निंग। लियोनिंग के एक रेस्टोरेंट में लगी आग, कम से कम 22 लोगों की मौत। अक्षय तृतीया से पहले आज इतना सस्ता हो गया सोना, जानिए 24 कैरेट का भाव। रेड 2 के एंट्री से अक्षय सनी की फिल्मों को झटका। और अगली पीढ़ी का चमकता हुआ सितारा, युवराज सिंह ने खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज बुधवार को होगी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से बैठक बुलाई गई। इसके साथ साथ आज सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की भी बैठक होगी। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक 23 अप्रैल को हुई थी, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई थी। सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने समेत कई कदमों की घोषणा की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त कदमों से बौखलाया पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। बुधवार को भी नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। भारतीय सेना के मुताबिक 29-30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के सामने नियंत्रण रेखा के पास बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना के जवानों ने तेजी से और उचित तरीके से जवाब दिया। विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध सिंहाचलम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। मंदिर की ओर से जाने वाले रास्ते पर स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीमेंट की दीवार गिर गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों ने मोर्चा संभाल दिया है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, टोटल बर्डन श्री वरा लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के चंदोत्सव के दौरान दीवार गिरने से 7 श्रद्धालुओं की मौत से मैं दुखी हूँ। भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से हुई इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने वहां की स्थिति के बारे में जिला कलेक्टर और एसपी से बात की है। मैंने आदेश दिया है कि घायलों का इलाज कराया जाए। मैं समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। इस बार जस्टिन ट्रूडो से 2 महीने के लिए उधार की मिली हुई कुर्सी नहीं, बल्कि 5 साल के लिए खुद के दम पर पाई सत्ता है। मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी को 169 सीटें मिली है और पार्टी अकेले के दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। उसे 2019 और 2021 की तरह ही बहुमत के लिए किसी छोटी पार्टी का हाथ थामना होगा। वहीं दूसरे नंबर पर पियरे पोइलिवरे के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी रही, जिसे 144 सीटों पर जीत हासिल हुई। कनाडा के इस बार के संसदीय चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर उभर कर सामने आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चाहे उनकी टैरिफ नीति हो या कनाडा को अमेरिका में मिलाकर उसे 51वां राज्य बनाने की खुली बात करना।
कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे सिर्फ 3 महीने पहले तक सर्वे में चुनाव जीतने और पीएम बनने के लिए निश्चित दिख रहे थे। मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी पिछले 9 सालों से अधिक समय से सत्ता में है और वह जनवरी में सर्वे में 20% पॉइंट पीछे थी। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर अब कोई भी पर्वतारोही यूं ही नहीं चढ़ पाएगा। नेपाल सरकार ने एक बड़ा मसौदा कानून पेश किया है, जिसके तहत केवल वही पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकेंगे जिन्होंने पहले कम से कम 7000 मीटर से ऊंचा कोई पर्वत सफलतापूर्वक फतह किया हो। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब कोई भी पर्वतारोही यूं ही नहीं चढ़ पाएगा। नेपाल सरकार ने एक नया मसौदा कानून लाया है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अब तक 400 से अधिक पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति मिल चुकी है और संख्या 500 तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि नेपाल की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बढ़ती भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ जा रही है। साथ ही मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 2023 में 17 और 2024 में 8 मौतें हुई। इसके अलावा ग्लेशियर का तेजी से पिघलना एवरेस्ट का दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा डंप बनने की छवि है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। वहीं पाकिस्तान रोज इस डर में जी रहा है कि कहीं भारत उस पर कोई हमला ना कर दे। ऐसे में अब पाक के सिर पर एक और टेंशन बढ़ गई है। इस बार ये टेंशन उसे सऊदी अरब की ओर से मिली है। सऊदी अरब की सरकार ने हज नियमों को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक इस साल हज अनुमति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कड़े दंड लगाए जाएंगे। यह चेतावनी उस समय आई है जब पाकिस्तान ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से हज उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया। इस दौरान 442 हज यात्रियों का पहला जत्था इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना हुआ। चीन के उत्तरी शहर लियोनिंग के एक रेस्टोरेंट में लगी आग में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। इस अग्निकांड में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। दोपहर के समय लगी आग के कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। घटनास्थल की सामने आई तस्वीरों में 2 या 3 मंजिला इमारत की खिड़कियों और दरवाजों से आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दे रही है। हालांकि हादसे को लेकर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार आग दोपहर 12:25 पर लगी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया है। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल 30 अप्रैल यानी कल अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। इस दिन सोना खरीदने की मान्यता है। कल लोग सोने की ज्वेलरी से लेकर सोने के सिक्के तक खरीदारी करेंगे। कुछ दिन पहले 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए पहुंच गई थी। आज इसकी कीमत 95,000 रुपए के करीब आ चुकी है। यानी अक्षय तृतीया से पहले गोल्ड प्राइस में 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं चांदी के भाव भी घटे हैं। अक्षय तृतीया से पहले गोल्ड प्राइस में बड़ी कटौती देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट पर 5 जून वायदा के लिए सोने की कीमत आज 800 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। MCX पर आज 10 ग्राम गोल्ड का रेट 95,227 रुपए है, जबकि आज के दिन का हाई 95,800 रुपए और दिन का निचला 95,054 रुपए रहा है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेड 2 1 मई 2025 को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। रिलीज में अब कुछ ही घंटे बाकी है और फिल्म की एडवांस बुकिंग ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन हलचल मचा दी है। दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी बताते हैं कि अजय देवगन की इस फिल्म ने अक्षय कुमार की हालिया रिलीज केसरी 2 को पीछे छोड़ दिया। रेड 2 2018 में आई सुपरहिट फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसका इंतजार दर्शकों को काफी समय से था। फिल्म में अजय के किरदार को काफी पसंद किया गया है, मगर रेड 2 की कहानी इस बार पूरी तरह से नहीं है। फिल्म का ट्रेलर और म्यूजिक को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर युवराज सिंह भी हैरत में हैं। युवी ने वैभव की बल्लेबाजी को देखकर जो पोस्ट शेयर किए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गुजरात के खिलाफ मैच में 14 साल के राजस्थान बल्लेबाज ने केवल 35 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वैभव आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव ने 38 गेंद पर 101 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 छक्के लगाए। वैभव की आतिशी बल्लेबाजी को देखकर युवराज सिंह ने इस 14 साल के बल्लेबाज को भारत का अगला सुपरस्टार घोषित कर दिया है। युवी ने पोस्ट शेयर कर वैभव की तारीफ में लिखा कि 14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? ये बच्चा बिना पलक झपकाए दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रखें। निडर रवैये के साथ खेलना अगली पीढ़ी को चमकते हुए देखकर गर्व होता है।